जय हिंद। मैं सुनील कुमार शर्मा आप सबों का स्वागत करता हूं सुनील स्टडी सेंटर में। आज की क्लास में मैं फिर से 1 से लेकर के 30 प्रश्नों का अध्ययन कराने जा रहा हूं और ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज का जो प्रश्न है विज्ञान, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिला करके लिखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न ध्यान देंगे। आज का पहला प्रश्न है मधुमक्खियों का, ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 1। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? जो मधुमक्खियों का प्रजनन होती है और जो प्रबंधन होता है, अर्थात कहने का अर्थ है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाती है? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर। तो मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाएगी? एपीकल्चर। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है? रक्त को थक्का बनाने में, तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन के होता है। क्या होता है? विटामिन के। ध्यान देंगे पर रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन क्या होता है? विटामिन के होता है। प्रश्न संख्या 3, कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन कहलाता है? तो कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन कहलाता है? विटामिन B2। विटामिन B2 जो होता है राइबोफ्लोविन कहलाता है। विटामिन B2 क्या कहलाता है? राइबोफ्लोविन कहलाता है। प्रश्न संख्या 4 है पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण किसके कारण होती है? पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसका हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, लिखा हुआ बोर्ड पर, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के। तो पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। प्रश्न संख्या 5 में वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुमूल्य घटक क्या है? वायुमंडलीय ध्यान देंगे पर वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुमूल्य घटक क्या है? तो नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। तो मैं प्रश्न करने जा रहा हूं, आप लोगों से रहिएगा तैयार उत्तर देने के लिए और उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? आज का पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए आगे क्लास लेकर के चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, मॉडर्न परमाणु सिद्धांत यानी आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किन्हें माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किन्हें माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। इसके बाद है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सी अम्ल पाई जाती है? साइट्रिक अम्ल पाई जाती है। खट्टे फलों में कौन सी अम्ल पाई जाती है? साइट्रिक अम्ल। खट्टे फल होते हैं उसमें कौन से अम्ल पाई जाती है? साइट्रिक अम्ल पाई जाती है। कौन सी अम्ल पाई जाती है? साइट्रिक अम्ल पाई जाती है। तो चलिए आज मैं आपके लिए दूसरा प्रश्न करने जा रहा हूं। आंवला में
कौन सी विटामिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है? आंवला में, ध्यान देंगे, फिर से प्रश्न है कि आंवला में कौन सी विटामिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है? इसका आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, एकमात्र कौन सा आम्ल है, एकमात्र कौन सा आम्ल है जो सोना को घोलता है? एकमात्र कौन सा अम्ल है जो सोना को घोल देता है, यानी सोना किस में आसानी से घुल जाता है? तो इक्वारेजिया में घुल जाता है। किस में घुल जाता है? इक्वारेजिया में घुल जाता है। आगे प्रश्न संख्या 9, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फ्रेऑन के नाम से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या 10, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में, ध्यान देंगे, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? 78%। कितना प्रतिशत? 78%। चलिए प्रश्न संख्या अगला है, प्रश्न संख्या अगला है आप लोगों के लिए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? फिर से सुनेंगे प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? इसका उत्तर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, आपका उत्तर का हमारा इंतजार रहेगी। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 11, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या, या डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 कहता है कि साधारण नमक में क्या पाया जाता है? साधारण नमक में क्या पाया जाता है? तो सोडियम और क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम और क्लोरीन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? सोडियम और क्लोरीन की मात्रा होती है किसमें? साधारण नमक में। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे प्रश्न है 13 में कहता है कि चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? कैफीन रहता है। कौन सा रहता है? कैफीन। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? कैफीन रहता है। आगे चलेंगे, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। और चलिए मैं आपके लिए फिर अगला प्रश्न देने जा रहा हूं। तो अगला प्रश्न है कि ध्वनि की इकाई किस में मापी जाती है? ध्वनि की, गौर से सुनेंगे प्रश्न को, ध्वनि की इकाई किस में मापी जाती है? इसका उत्तर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं, प्रश्न 15, प्रश्न संख्या 15, चाइनीज खाना, यानी जो हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या होता है? जो चाइनीज खाना होते हैं उस चाइनीज खाना में प्रयुक्त होने वाला सिरका वास्तविक में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। क्या होती है? एसिटिक अम्ल होती है। कौन सी अम्ल पाई जाती है? एसिटिक अम्ल होती है। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 है सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या होता है? खाने वाला सोडा, या आप बोल सकते हैं बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? तो खाने वाला सोडा, या तो आप बोल सकते हैं बेकिंग सोडा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा। और चलिए यहीं पर एक प्रश्न मैं आपके लिए डालता हूं कि अगला प्रश्न है धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? ध्यान से फिर से सुनेंगे, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका उत्तर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 17, स्फिग्मोमैनोमीटर।
ध्यान देंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्तदाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? रक्तदाब। स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तदाब को मापते हैं, ब्लड प्रेशर को मापते हैं। 18 तापमान। तापमान का एसआई इकाई क्या होता है? तापमान का एसआई इकाई क्या होता है? तो तापमान का एसआई इकाई केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन होती है। प्रश्न संख्या 19 दाब। दाब का एसआई इकाई क्या होता है? तो दाब का एसआई इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। दाब का एसआई क्या होती है? इकाई पास्कल होती है। अगला प्रश्न है 20 और रहिएगा तैयार, इसके बाद मैं फिर प्रश्न करूंगा आपके लिए। तो 20 में है शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? शरीर का कौन सा अवयव जो होता है रक्त को शुद्ध करता है? तो आंसर हो जाएगा गुर्दा, या ब्रिक बोल सकते हैं इसे, या अंग्रेजी में किडनी बोल सकते हैं। तो शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? तो गुर्दा यानी ब्रिक या किडनी, है ना। और आपके लिए प्रश्न है, आप लोगों के लिए प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होती है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होती है? इसका उत्तर आप देंगे। अगला प्रश्न है 21 में एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कती है? एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कती है? तो इसका आंसर रहेगा 70 से 72 बार 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना बार धड़कती है? 70 से 72 बार धड़कती है। प्रश्न संख्या 22 में कहता है कि शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है? शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है? तो शरीर में जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में संग्रह होती है। किस रूप में जमा होती है? एटीपी के रूप में संग्रह होती है, एटीपी के रूप में, है ना। इसके बाद आगे की प्रश्न है 23 एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थात कहने का अर्थ है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। प्रश्न संख्या 24 में कहता है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन हो जाएगा? हृदय। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या हो जाएंगे? हृदय हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 25 में कहता है कि सभी अम्लों के लिए समान तत्व है, यानी कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों के लिए सामान्य होता है? तो हाइड्रोजन। कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन, है ना। कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन। इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26। लेकिन उससे पहले प्रश्न संख्या 26 अध्ययन कराने से पहले आप लोगों के लिए प्रश्न है हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सी पर होती है। कितना होती है? 4 डिग्री सी पर। आगे प्रश्न संख्या 27 है लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? पीटवा लोहा होता है। कौन सा लोहा होता है? पीटवा लोहा होता है। पीटवा लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होती है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 28 में कहता है डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो दोहरी कुंडली की होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? दोहरी कुंडली की होती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29 में कहता है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है या क्या होता है? तो 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे पर प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 का आता है, प्रश्न संख्या 30 है, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? अर्थात किस कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है? तो पादप कोशिका में। किस कोशिका में? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कौन सी कोशिका में? पादप कोशिका में, है ना। तो यहीं पर हम एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, आप लोगों को दे रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप हमारे द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और मैं अगले दिन जो आप उत्तर देंगे वही उसी के बारे में चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। तो आज का प्रश्न है, कोशिका। कोशिका अर्थात सेल, कोशिका का खोज किसने किया था? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, कोशिका का खोज किसने किया था? उत्तर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर से एक बार अध्ययन करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में कहता है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रवर्धन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रवर्धन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। हमने पिछला ही क्लास में पढ़ा था, पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस विज्ञान के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है उसे एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है? रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन क्या है, कौन है? तो विटामिन के हो जाएंगे। कौन से विटामिन हो जाएंगे? विटामिन के। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अंत में मैं 5 प्रश्न फिर से आप लोगों के पास दूंगा, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? तो विटामिन B2। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। अगला है, पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण किसके कारण होती है? तो क्लोरोफिल के कारण होती है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है 5 में, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल्य घटक क्या है? वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 6, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किन्हें माना जाता है? मॉडर्न आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो किसे मानेंगे? जॉन डाल्टन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन को। अगला प्रश्न संख्या 7, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और यहीं पर मैं आप लोगों का एक प्रश्न देता हूं, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर आप जरूर देंगे। आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं। आगे एकमात्र कौन सा अम्ल है? एकमात्र कौन सा अम्ल है जो सोना को घोलता है? इक्वारेजिया एक ऐसा अम्ल होती है जिसमें सोना आसानी से घुल जाती है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 9, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेऑन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 10, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? 78% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% पाया जाता है। चलिए मैं यहीं पर प्रश्न संख्या 10 पर ही आप लोगों के लिए एक और प्रश्न देने जा रहा हूं। DDT, ध्यान दें, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न को अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 11,
डीएनए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान देंगे, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का होता है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 12। साधारण नमक में क्या पाया जाता है? साधारण नमक में क्या पाया जाता है? तो हमारा उत्तर होगा कि साधारण नमक में सोडियम और क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम और क्लोराइड पाया जाता है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 बताता है कि चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो चाय में कैफीन विद्यमान रहता है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? कैफीन। प्रश्न संख्या 14। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 15। चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या होता है? तो चाइनीज खाना में जो आमतौर पर यूज किया जाता है सिरका, वो क्या होता है? एसिटिक अम्ल होती है। क्या होते हैं? एसिटिक अम्ल होते हैं। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 16। लेकिन उससे पहले मैं फिर आप लोगों को एक प्रश्न देने जा रहा हूं। तो प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो उत्तर आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। चलिए, प्रश्न संख्या 16। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम खाने वाला सोडा होता है या बेकिंग सोडा होता है। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। प्रश्न संख्या 17। स्फिगोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो स्फिगोमैनोमीटर से रक्तदाब मापते हैं। क्या मापते हैं? रक्तदाब। आगे चलेंगे, तापमान का एसआई इकाई क्या होता है? तो तापमान का एसआई इकाई क्या होगी? केल्विन होगी। क्या होगी? केल्विन। चलिए आगे चलते हैं, दाब का एसआई इकाई क्या होता है? तो दाब का एसआई इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। प्रश्न संख्या 20 है, शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? तो शरीर में का कौन सा अवयव यानी कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो गुर्दा, जिसे ब्रिक भी आप बोल सकते हैं या अंग्रेजी में किडनी भी बोल सकते हैं। चलिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 21 कहता है, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार धड़कती है? एक स्वस्थ मनुष्य जो होते हैं, तो एक स्वस्थ मनुष्य के जो हृदय की धड़कन होती है वो कितनी बार धड़कती है? तो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कती है। 1 मिनट में कितना धड़कती है? 70 से 72 बार। प्रश्न संख्या 22 में कहता है कि शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है? मानव शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है? तो मानव शरीर में जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में संग्रह होती है। किस रूप में संग्रह होती है? एटीपी के रूप में। और प्रश्न है आप लोगों के लिए, मानव शरीर में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? अर्थात सुसाइड बैग किससे कहा जाता है? इसका उत्तर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23। एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एटीपी का पूर्ण रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 24। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या होता है? हृदय होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25। सभी अम्लों के लिए समान तत्व, यानी सभी जितने भी अम्ल हैं उनके लिए समान तत्व क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन। आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 कहता है, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सी होती है। कितना होती है? 4 डिग्री सी। और यहीं पर मैं आप लोगों का एक प्रश्न देने जा रहा हूं। प्रश्न है, पानी यानी जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में। चलिए, प्रश्न संख्या 27 में कहता है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है?
लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पीटवा लोहा होता है। इसके बाद कहता है प्रश्न संख्या 28। 28 में कहता है डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डीएनए की संरचना होती है दोहरी कुंडली की होती है। कैसी होती है? दोहरी कुंडली की होती है। आगे प्रश्न है 29। प्रश्न कहता है कि 1 माइक्रोन बराबर, ध्यान देंगे, 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 mm होता है 1 माइक्रोन बराबर। प्रश्न संख्या 30 है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे विश्वास होगा कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैंने पिछले क्लास में भी कुछ प्रश्न किया था जिसमें कुछ विद्यार्थियों ने उत्तर दिया था, तो जिनका नाम था अंकित कुमार के द्वारा बताया गया था कि विटामिन ए का खोज किसने किया था, विटामिन बी का खोज किसने किया था? तो उनका उत्तर सही था, विटामिन ए और विटामिन बी का खोज मैकुलन ने किया था, अंकित कुमार। इसके बाद में अभिजीत कुमार ने कमेंट में लिखा था कि विटामिन सी का खोज किसने किया था? तो विटामिन सी का खोज किसने किया था? हॉलकट ने किया था। इनका भी उत्तर सही है। इनके बाद और भी विद्यार्थी हैं प्रिया कुमारी हैं, इनके बाद में प्रीति कुमारी हैं, इनके बाद में चावला कुमारी हैं। इन्होंने भी उत्तर सही बताया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम विटामिन सी का खोज किसने किया था? हॉलकट ने किया था। और विटामिन डी का खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। अब विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेटस बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी बीमारी होती है। और विटामिन का खोज किसने किया था? फांक ने किया था। तो ये जितने भी विद्यार्थी हैं, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने प्रश्न सही दिया। और आज के वीडियो में अंत में मैं प्रश्न करने जा रहा हूं आपके लिए। तो आज का प्रश्न है हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? नंबर 1, हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? इसके बाद प्रश्न संख्या 2, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? इसके बाद चलते प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है किस गैस की जो गंध होती है उस सड़े हुए अंडे की जैसी होती है? किस गैस की जो गंध होती है उस सड़े हुए अंडे की गंध की जैसी आती है? इसके बाद अगला प्रश्न है उड़ते हुए वायुयान की गति किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? उड़ते हुए वायुयान की गति किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? इसके बाद अगला प्रश्न है ब्लड बैंक। मानव शरीर में ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? तो आज इतना ही प्रश्न रहेगी और मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप मेरे द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। मैं आपका उत्तर का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।